सर, जी सर। मेरे को थोड़ा फीवर है सर, तो मैं थोड़ा सा इसलिए थोड़े कम एफर्ट में बोल रहा हूँ इसलिए, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान से नहीं, सुनेंगे आपकी तो। आवाज आवाज बहुत बोल्डली आ रही है सर। ठीक है सर, ठीक है। तो जो कार्ल मार्क्स थे, उन्होंने अपना जो एशियाटिक डेस्पोटिज्म का कॉन्सेप्ट था, उसमें खुद कह दिया कि जो मेरा सिद्धांत है वो यूरोप के अंदर लागू हो सकता है, भारत में वो लागू नहीं होगा। उन्होंने अपना खुद वक्तव्य दिया और उन्होंने भारत के लिए अलग से एक सिद्धांत गढ़ा कि वहां पर आपको ये मॉडिफाई वर्जन काम कर सकता है। और उसकी वजह जो कार्ल मार्क्स ने कही वो तो कही कही। आप उसको जब राजनीति शास्त्र का जब आप अध्ययन करते हैं तो आपको उसकी गहराई में जाने का मौका मिलता है। लेकिन मेरा कंसर्न वो कार्ल मार्क्स नहीं था, काल मेरा कंसर्न था बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। वो क्यों कार्ल मार्क्स की उस विचारधारा को, अवधारणा को एज इट इज भारत में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। तो सवाल ये उठता है, तो बाबा साहेब ने, जब बाबा साहेब से पूछा गया कि भैया कार्ल मार्क्स जो दुनिया का इतना बड़ा चिंतक है और जिसके वजह से पूरी दुनिया में बड़ी बड़ी क्रांतियां पैदा हो रही हैं या होने की कगार पर हैं, और इतने बड़े विचार को आप सिरे से ठुकरा रहे हो। तो बाबा साहब से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि कार्ल मार्क्स और बाबा साहेब दोनों का चिंतन लगभग लगभग समान है। उसकी वजह यह है कि उसका जो एंड है, गोल है, जो गोल है, वो दोनों का समान है। वो दोनों ही जो शोषित वर्ग है उसकी मुक्ति की बात करते हैं। लेकिन जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया कार्ल मार्क्स अपनाते हैं, और जो जो जिस पृष्ठभूमि में कार्ल मार्क्स अपनी प्रक्रिया अपनाते हैं, और भारत की जो पृष्ठभूमि है जिसमें बाबा साहेब अपने विचार रख रहे थे, दोनों में जो मौलिक रूप से अंतर था। बाबा साहेब इस बात को बिल्कुल स्वीकार करने को तैयार नहीं थे कि कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है वो भारत में किसी प्रकार से काम आ सकती है। और वो बहुत ही ज्यादा अपने आप को बहुत ही अवेयर रूप से, बहुत ही सतर्क रूप से कार्ल मार्क्स की विचारधारा को देख रहे थे। और वो कह रहे थे कि इसका फायदा कम, नुकसान ज्यादा होगा हमारे भाइयों के लिए, अगर वो कार्ल मार्क्स की विचारधारा पर चलते हैं। जैसा कि आज आप देखते भी हैं, जो नक्सलवाद भारत में जन्मा, और जो जो नक्सलवाद है, ये नक्सलवाद के अलावा जो बहुत सारी आप देखेंगे ईस्टर्न भारत में या नॉर्थ ईस्ट में या और भी कई क्षेत्रों में जो समस्या है आज भी, उसकी मुख्य वजह कार्ल मार्क्स की विचारधारा है। और यही वो वजह थी जिसके वजह से बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कार्ल मार्क्स की विचारधारा से अपनी दूरियां हमेशा बनाते रहे। और जब उनसे लगातार सवाल पूछे जा रहे थे, तो उन्होंने फिर एक बुक ही लिख डाली, कार्ल मार्क्स और बुद्धा के ऊपर, कार्ल मार्क्स एंड बुद्धा। और उसमें वो अपनी बात को बड़ी ही संजीदगी के साथ बाबा साहब ने रखा। और उन्होंने उन्होंने पहली बात जो कही, जो मतलब उनकी बात का जो कोर मूल था, वो मैं आपको बताता हूँ। तो बाबा साहब ने जो पहली बात कही वो ये कही कि जो कार्ल मार्क्स क्रांति की बात करता है, और वो अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए भाईचारे को खत्म करना चाहता है। मतलब जो भाईचारा है उसकी कुर्बानी देके अगर लक्ष्यों की प्राप्ति हो रही हो, तो बाबा साहब ने कहा मैं ऐसी लक्ष्य की प्राप्ति नहीं करना चाहूंगा। बाबा साहब क्योंकि जीवन भर ये कहते रहे कि मैं किसी मानव के खिलाफ नहीं हूं, या वो किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, बाबा साहब इस बात को कतई भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं थे। हाँ, वो ये जरूर कहते थे कि जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जिसने बहुत सारे लोगों को शोषण के बेड़ियों में बांध लिया है, मैं उसको, उनकी मुक्ति का मार्ग खोलना चाहता हूं। लेकिन जो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, मैं उनका कत्ल नहीं करना चाहता, मैं उनको मार देना नहीं चाहता। वो ये कहते थे कि हर इंसान की गरिमा है, हर मानव गरिमा में है। उसके अंदर जो जो व्यवस्था के अंदर कमियां हैं, मैं वही व्यवस्था पर अटैक करना है, उस विचारधारा पर अटैक करना है। और इसलिए उन्होंने कहा कि इंटेलेक्चुअल लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि वो लगातार विचारधारा के स्तर पर काम करें। लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि हम अपने निहित स्वार्थों के लिए भाईचारे को खत्म कर दें। दूसरी, इसलिए उन्होंने एक ये वजह थी, दूसरी वजह थी कि कार्ल मार्क्स की जो विचारधारा है वो निजी संपत्ति का विरोधी है। वो निजी संपत्ति को खत्म करके एक राज्य विहीन, जिसमें जो ना राज्य हो और एक ना क्लास विहीन, मतलब ना कोई क्लास विहीन, राज्य विहीन समाज की स्थापना करना कार्ल मार्क्स का अंतिम उद्देश्य था। लेकिन बाबा साहेब कहते थे कि भैया राज्य को खत्म नहीं करना है, बल्कि राज्य को तो हमें इंस्ट्रूमेंट बनाना है, मतलब उसको एक
उपकरण के रूप में इस्तेमाल करना है इस जो जो दबे कुचले लोग हैं उनके जीवन में उद्धार लाने के लिए। कार्ल मार्क्स कहता था कि भाई क्रांति से ही कुछ भी हो सकता है। जैसे कल वो सर भी बता रहे थे कि क्रांति की जरूरत है, मजदूरों एक हो जाओ। बाबा साहब ने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से बदलाव करना है। दूसरा, जो बाबा साहेब कहते थे कि कार्ल मार्क्स कहता है कि आप दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। मजदूर की जब चेतना जागेगी तो पूंजीवाद को हम उखाड़ के फेंक देंगे। बाबा साहब ने कहा कि भैया भारत में मजदूरों कभी एक हो नहीं सकते और मजदूरों की चेतना जग नहीं सकती जब तक कि यहाँ जातिवाद है, जातिवाद बचा हुआ है। जातिवाद की जड़ें जब तक हमारे देश के अंदर गहराई से जुड़ी हुई है तो यहाँ वर्ग विभेद नहीं है, यहाँ क्लास डिवीजन नहीं है, बल्कि यहाँ जाति डिवीजन है। और जब तक जाति डिवीजन है, जब तक यहाँ पर जो मजदूर की चेतना की बात जो कार्ल मार्क्स कर रहे हैं कि मजदूर में एक दिन चेतना आएगी शोषण के कारण और वो एक हो जाएगा। बाबा साहेब ने कहा कि भारत में जो जातियां हैं वो कभी भी चेतना को जन्म नहीं लेने देगी, क्योंकि जातियों का विभेदीकरण है। उस कॉन्सेप्ट में बाबा साहेब कहते हैं कि एक जाति वाला दूसरी जाति से अपने आप को श्रेष्ठ बनाने की होड़ में लगा हुआ है। खटीक कहेगा कि मैं चमार से श्रेष्ठ हूँ, चमार कहेगा मैं भंगी से श्रेष्ठ हूँ, भंगी कहेगा कि मैं खटीक से श्रेष्ठ हूँ, चमार कहेगा इन दोनों से मैं श्रेष्ठ हूँ। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, इसको कोई भी अन्यथा ना ले, बुरा ना माने। तो हर कोई अपने आप को दूसरे से श्रेष्ठ बनाने में लगा हुआ है और कोई भी दूसरे के महापुरुषों पे, दूसरों के कृत्यों पे गौरव नहीं करता। इससे क्या हो रहा है, इससे एक ऐसी समस्या पैदा हो रही है जिसकी जड़ें जन्म से पैदा हो रही है और जो सामाजिक और धार्मिक रूप से जुड़ी हुई है। तो बाबा साहब ने कहा था हमारे देश की जो समस्या है, सबसे पहले तो वो धार्मिक रूप से जुड़ी हुई है। दूसरा, हमारे यहाँ जो जाति है वो औद्योगिक क्रांति से, जैसे मजदूरों का जन्म हुआ, मध्यम वर्ग का जन्म हुआ। बाबा साहब ने कहा कि औद्योगिकों से यह भारत में जन्म नहीं हुआ है, यहाँ तो शोषण का जन्म इंसान के माँ की कोख से पैदा हो जाता है। आप जिस माँ के जन्म से पैदा हुए और वो माँ जिसकी पत्नी है, जिस जाति से वो बिलोंग करती है, आपके बचपन में ठप्पा लगे कि आप इसी जाति से, और उससे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए बाबा साहब ने एक बार कहा था सभा में खड़ा होकर, जब भाषण दे रहे थे वो नागपुर महाराष्ट्र में, तो उन्होंने एक बात बड़ी गंभीरता से की थी कि भारत में जातिवादी सिस्टम एक ऐसी इमारत के समान है जिसमें सारी सीढ़ियां हटा दी गई है। जो जहां पैदा हो गया वो वहीं मरेगा, बाहर निकलने का, नीचे जाने का, ऊपर जाने का सारे रास्ते बंद है। तो उन्होंने कहा कि मार्क्सवाद की जो थ्योरी है वो भारत में कभी लागू नहीं हो सकती। उसकी वजह थी कि जब तक जातियां हैं। और तीसरी बात, कार्ल मार्क्स ये कहते थे कि जो जातियां हैं, जो मजदूर है, वो मजदूर के लिए रास्ते खुले हैं। अगर मजदूर क्रांति करेगा तो चीजों को तोड़ सकता है, या अगर मजदूर अपना उत्थान कर लेगा तो सामाजिक रूप से उसकी स्थिति बदल सकती है। लेकिन बाबा साहेब का कहना था जातिवाद में अगर आदमी आर्थिक रूप से मजबूत हो भी जाए, सामाजिक रूप से ऊपर चला भी जाए, या वो कितना भी अमीर हो जाए, कितने भी ऊंचे पद पे बैठ जाए, फिर भी वो जातिगत रूप से सामाजिक प्रतिष्ठा, कोई जो जातिवादी व्यवस्था उसमें सामाजिक प्रतिष्ठा कुछ विशेष अधिकार संपन्न लोग उसको देने को तैयार नहीं होते। तो ऐसी परिस्थिति में बाबा साहेब ने कहा कि भैया मार्क्सवाद हो सकता है कि यूरोप के लिए ठीक हो, लेकिन भारत में हम उसे लागू नहीं कर सकते। और इसके लिए जब बाबा साहब से 1961 में जो चुनाव हो रहा था, तो बाबा साहब से कहा कि भाई आप जो ना क्या कहते हैं, ये कम्युनिस्ट पार्टी ने बाबा साहब को ऑफर दिया, कांग्रेस ने, कि भाई आप उनके साथ जुड़ जाओ। तो बाबा साहब ने कहा कि भाई मैं कम्युनिस्ट और गांधी दोनों को एक ही मानता हूं और मैं इनके साथ कभी नहीं जुड़ूंगा। उसकी वजह थी कि अगर जिस दिन मैं मार्क्स के साथ जुड़ गया उस दिन मेरा समाज का नुकसान ज्यादा होगा, फायदा कम होगा। बाबा साहब मौलिक रूप से मार्क्सवाद के खिलाफ थे। हाँ, एक दो समानताएं बाबा साहब में और कार्ल मार्क्स में मिलती है। वो समानताएं क्या है? पहली समानता, दोनों का जो अल्टीमेट गोल है वो है शोषण, जो शोषण करता वर्ग है उसका खात्मा, और वर्ग का खात्मा ये मार्क्स कहता है। बाबा साहब कहते हैं शोषण वर्ग की जो व्यवस्था है उसका खात्मा। लेकिन जो एकमात्र गोल रह जाता है, दोनों शोषित वर्ग की मुक्ति की बात करते हैं। एकमात्र समानता बाबा साहेब और कार्ल मार्क्स में रह जाती है, वो ये है। और ये बात बाबा साहब ने अपनी पुस्तक में लिखी, और उन्होंने कार्ल मार्क्स ने जो अपना सिद्धांत दिया कि भाई भारत में मेरी अवधारणा लागू नहीं होगी, तो कार्ल मार्क्स ने भी अपने आप ये बात कह दी और बाबा साहब ने भी कह दी। तो कुल मिला के ये है कि हमारे यहाँ मजदूर चेतना को हम जातियों से अलग करके नहीं देख सकते। बस एक छोटा जो निष्कर्ष था मेरा ये था
वो ये था कि बाबा साहब भी इस बात को मानते थे, मैं भी मानता हूँ, क्योंकि मैंने इतिहास में, राजनीति शास्त्र में, सोशल वर्क में, सोशियोलॉजी में, क्या कहते हैं, लॉ के अंदर, मैंने शिक्षा शास्त्र में, मैंने साइकोलॉजी में, मैंने फोरेंसिक साइंस में इन ये सारी डिग्रियां ली है। तो मैंने बड़ा गहन अध्ययन किया है सर। मैं भी ये मानता हूं कि भारत में जो मजदूर, जो वर्गीय वर्गीय संकल्पना है वो पूरी तरह काम नहीं करती। जब हमारे यहाँ जाति की अवधारणा के साथ जोड़ के इसको देखना पड़ेगा कि गरीब है तो जाति से जुड़ा हुआ है, अगर किसी का शोषण हो रहा था वो जाति से जुड़ा हुआ है। तो जाति से बाहर करके हम इसको समझने की अगर कोशिश भी करें तो हम ऐसा करने में संभव नहीं हो पाएंगे। इसकी समस्या का हल जो है, हम जाति व्यवस्था को तोड़ के उसके अंतर्गत से निकाल सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास इसका कोई समाधान बचता नहीं है। तो जैसे कल सर कह रहे थे कि भाई पूंजीवादी, हालांकि अभी है नहीं, तो मैं उनके उनके कथन को खाली दोहरा रहा हूँ, अच्छी बात नहीं लगती मुझे। वो होते तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन फिर भी क्योंकि रेफरेंस के लिए बोलना पड़ रहा है कि भाई कि हम जो क्या कहते हैं, जो पूंजीवादी व्यवस्था है, कि भाई कोई भी पार्टी है, राजनीतिक पार्टियां सारी पूंजीवादी तंत्र का हिस्सा है। ये बिल्कुल मार्क्स की बात है कि पूंजीवादी तंत्र काम कर रहा है और वो सारा मुखोटे हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में खाली पूंजीवाद काम नहीं कर रहा है, बल्कि पूंजीवाद के ऊपर जातिवाद बैठा हुआ है। जातिवाद के हाथ में धागे हैं पूंजीवाद के। क्योंकि जितने भी पूंजीवादी हैं उनमें आपको कोई भी वंचित वर्ग नहीं मिलेगा। ये इस बात की वो है कि यहाँ पूंजीवाद अकेला नहीं है, उसके ऊपर एक बड़ा आवरण चढ़ा हुआ है जातिवाद का। तो जातिवाद से अलग करके पूंजीवादी व्यवस्था को अगर समझने की कोशिश की जाएगी तो मुझे लगता है उसकी वो सही व्याख्या नहीं है। इसी संदर्भ में मैं अपनी बात रख रहा था, और वो जो मेरी बात थी वो कुल मिला के ये थी। तो कई बार इससे इत्तेफाक रख भी सकते हैं, या कोई घोर मार्क्सिस्ट या मार्क्सवादी विचारधारा के व्यक्ति है तो वो उसको डिनाई भी कर सकता है। और वो भी हमारे देश का संविधान राइट देता है, आर्टिकल 90 में हर आदमी को अधिकार है कि भाई वो कई अपनी बात ना माने। तो बड़े ही शालीनता के साथ मैं सिर्फ अपनी बात रख रहा था, और यही बात मैं निष्कर्ष रूप से कहना चाह रहा था कि जाति व्यवस्था के अलावा, जाति व्यवस्था के बिना हम भारतीय समाज की जो संकल्पना है उसको समझ नहीं सकते। तो आपको पहले जाति को समझना होगा, जाति विमर्श को समझना होगा, उसके बाद बाकी चीजों को आप लागू करें तो शायद उसका कोई सही समाधान निकल पाए। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद सर, बहुत धन्यवाद। सर निश्चित ही दोनों आपने जो बात कही है ना सर, इसमें आंशिक रूप से सच्चाई है, क्योंकि बाबा साहब ने भी लेबर लॉ लगाया था, वहां पर कोई जाति उन्मूलन तो किया ही था, लेकिन उन्होंने हड़ताल, लेबर का पहला अधिकार होता है अपने शोषण के खिलाफ वो अपनी आवाज उठाए। तो बाबा साहब ने जो लेबर है उसके लिए भी उन्होंने इक्वल वर्क इक्वल पे का उन्होंने वो किया था कंसेप्ट। और जो पूंजीवाद पैदा कैसे हुआ, मतलब पूंजी पैदा कैसे होती है, इसके कंसेप्ट में हम जाते हैं तो ये एक अलग चैप्टर है। जाति व्यवस्था एक अलग चैप्टर है, आप इनको पैरेलल मान सकते हैं, लेकिन हमारा आज का टॉपिक ये नहीं है सर, ये तो स्टडी का टॉपिक है। और मैं अब आज मेरा सर कंसेप्ट का है, मैं अपने कंसेप्ट पर बोलना चाह रहा था। जी सर, स्वागत है।